ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं डीसीडीएस। सो कश्यप ने पहला क्वेश्चन भेज दिया है। ओके, लेट मी सी द क्वेश्चन। आधा अधूरा क्यों भेजा है भाई? वेट, लेट इट बी ओपन। ओके, इसको ओपन होने दीजिए। अगर टेलीग्राम पे भेज सकते हो तो टेलीग्राम पे भेज दो। मतलब ये कि मतलब ये एमसीक्यू है या? अच्छा, मैं देख रहा हूं, भी रुक जाओ। लेट इट ओपन। जल्दी खुल जाओ भैया, टेलीग्राम पे भेज दो कश्यप। WhatsApp is taking time to open ना। एक्चुअली जब से इन्होंने ये शुरू किया है ना कि ऑफलाइन में भी आपके मैसेजेस आ सकते हैं, तब से बहुत टाइम लेता है। कश्यप बेटा टेलीग्राम पे भेज दो, अगर टेलीग्राम ऐप है। हालांकि अनइंस्टॉल तो नहीं करना चाहिए। ओके, ओके, अब यहां पे बोल रहे हैं दिस वन, यही वाला ना। हाँ, द फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए इज। अरे ऑप्शन तो दिखाओ, वही तो मैं कह रहा हूं। क्या जरूरत थी इतना कंजूसी करने की क्रॉप करके? चलो, अब यहां पे मीडियम ए से मीडियम बी में जा रही है, यानी कि रिफ्रैक्शन हो रहा, बेंडिंग हो रही है। इसका मतलब ये मीडियम क्या है? रेयरर, और ये मीडियम क्या हो जाएगा? डेंसर। वही तो, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में पूछ रही है? चलो बहरहाल, तो अब यहां पे चलो वो भी मत भेजो, चलो मैं निकाल दे रहा हूं। तो क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां पे आई क्या है? 60, तो साइन 60 हो जाएगा। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? 45, यानी साइन 45। ठीक है, तो साइन 60 कितना होगा? दैट विल बी √3/2। साइन 45 क्या होगा? दैट विल बी कितना होगा? साइन 45 फिर सोचो। हाँ, 1/√2। ऐसे ध्यान दो, 0 से लेकर 90 तक जाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया। तो 1/2 और 1/√2 देखोगे तो √2 डिनोमिनेटर छोटा है, तो फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी ना। ठीक है, ऐसे याद रखो। ठीक है, तो 1/√2 हो गया। अब यहां पे क्या हो जाएगा? √6/2, या ये कह सकते हैं कि √3/√2, या ये कह सकते हैं 1.73/1.44। अब इसको डिवाइड करो। अब वही है कि आंसर क्या आपने भेजा, देखें।
हाँ, तो अब देखो, अब आ गया ना कन्वीनियंट क्या पूछ रहा है ये। तो अब यहां पे है √3/√2, सो दिस विल बी द आंसर। गॉट द पॉइंट। स्नेल्स लॉ में आई कौन सा लेंगे जहां से रे इंसिडेंट हो रही है, आर कौन सा लेंगे। अब देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है, ये नहीं है, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये जो नॉर्मल की तरफ हो, हालांकि इस वक्त ये भी 45 और 60-30 शो कर रहा है। अब यहां पे ये भी ले लेते, पॉइंट समझ में है। ये भी साइन आई की जगह आई इसको ले सकते थे, गलती कर सकते थे। हमें मालूम है, मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि सर ने मुझे बताया है कि नॉर्मल से ही लेते हैं चाहे कुछ हो। ओके, गॉट द पॉइंट। हाँ, और बताओ और कौन कौन है। शीजान ने भी कहा था, या श्वेता क्वेश्चन भेज सकते हैं, टेलीग्राम पे भेजेगा, व्हाट्सएप पे ओपन नहीं हो रहा है, टेलीग्राम पे भेजिएगा, ठीक है क्वेश्चन। ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, बेस नहीं है। तो KOH यहां पे ये है, ठीक है, दैट विल ब्रेक अप इनटू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मालूम भी है, तो ये तो बेस है नहीं, पे हम क्रॉस लगाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, क्यों? क्योंकि यहां पे ये OH माइनस, दिस विल गिव यू प्लस, दिस विल गिव यू माइनस, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, ये हमने पढ़ा भी है। बचा ये C2H5OH, दो इट इज हैविंग OH बट इट इज नॉट एन आयन। ये कार्बन इट्स कंपाउंड जो कि आपके टर्म 2 में है, जहां पे ये OH जो है किसको बता रहा है? अल्कोहल। दिस इज एन अल्कोहल एंड अल्कोहल इज व्हाट? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये कौन सा अल्कोहल है? C2H5, 2 कार्बन इज देयर, सो दिस इज इथेनॉल। ओके, तो यहां पे ये क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड है। ये सब तो आयनिक हो गए, ठीक है, लेकिन ये कोवेलेंट कंपाउंड हो गया, तो ये बेस नहीं है C2H5OH। अब आप कहेंगे सर हमने टर्म 2 तो पढ़ा ही नहीं है ना, कार्बन कंपाउंड पढ़ा है, लेकिन NaOH, KOH और NH4OH तो पढ़ा है, तो बाकी जो नहीं है चौथा वो आंसर नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, ये एग्जाम्पलर में जो है, एग्जाम्पलर में जो है, ये आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उस वक्त जब ये है क्वेश्चन बना होगा, टर्म 1 टर्म 2 ये सब नहीं था, सीधा सब कुछ कहां पे आता है? सीधा डायरेक्ट एनुअल में सब सारा पेपर आता था, तो एनुअल तक पहुंचते पहुंचते सब कुछ पढ़ना होता था, इसी वजह से उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, अच्छा, यही होता है जब आप क्वेश्चन पहले से रेडी रखते हैं तो टाइम सेव हो जाता है, इसलिए कहते हैं जो कहा जाए उसको मान लो, कश्यप ने माना है। तो देखो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस आ रहे हैं, सब कुछ क्रॉप्ड रेडी रखा हुआ उसने, वेरी गुड। अब यहां पे क्या बोल रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स हैज द प्रोटेक्टर D, ये प्रोटेक्टर D है, हैज बीन करेक्टली प्लेस्ड टू मेजर, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ये तो पूरी चली गई, ताकि हम लोग उसी पे, ठीक है, हैज बीन करेक्टली प्लेस्ड टू मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब ये हमारा नॉर्मल होता है, ठीक है, और अगर हम प्रोटेक्टर पे ध्यान दें, चलो नेक्स्ट टाइम से मैं बोर्ड को साइन इन कर लूंगा, क्योंकि साइन इन नहीं करते तो सारे फीचर्स यूज नहीं करते, हालांकि मैंने पे किया जल्दीबाजी के चक्कर में। चलो इतना तो मालूम होगा कि जब प्रोटेक्टर, अगर मुझे कोई भी मींस एंगल मेजर करना है, तो जो प्रोटेक्टर होता है उसका जो सेंट्रल लाइन वो यहां पे प्लेस किया जाएगा, ठीक है, और ये जो
मींस पार्ट होगा या ये पार्ट, डिपेंडिंग ऑन कि आप किधर एंगल मेजर कर रहे हो, ठीक है। तो आप इस पे अलाइन करते हो और उसके बाद मेजर करते हो। मतलब ये है कि ये जो हमारा प्रोटेक्टर है, ठीक है, ये वाला प्रोटेक्टर आप क्या करोगे, इधर रखोगे ऐसे, ठीक है। फिर आप मेजर करोगे कौन सा एंगल बन रहा है। क्लियर। अब यहां पे देखो, नॉर्मल कैलकुलेट करना यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस कैलकुलेट करने के लिए तो आपको नॉर्मल से लेना पड़ेगा ना। पॉइंट समझ में आया? तो नॉर्मल से लेने का मतलब है कि प्रोटेक्टर आपको ऐसे रखना पड़ेगा, तो यहां पे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को मेजर करने के लिए सही है। गॉट द पॉइंट? ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करना है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से आप लेते हो, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां से लेते हो, नॉर्मल से, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जाहिर सी बात है आप प्रोटेक्टर को इधर अलाइन करोगे। क्लियर। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे मेजर किया जाएगा। अब देखो, अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर ऐसे किया, इसका मतलब बेस आप इसको ले रहे हो, तो बेस इसको तो लेते नहीं है एंगल लेते वक्त, बेस किसको लेते हैं, इसका मतलब ये गलत हो गया, ठीक है। तो जिसमें सेकंड है वो गलत है, ये गलत और ये गलत, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए फर्स्ट वाला। अब एंगल ऑफ इमर्जेंस अगर मेजर करना होगा तो एंगल ऑफ इमर्जन कैसे मेजर करोगे आप। अब देखो मैंने क्या बताया, नॉर्मल से हम एंगल ले रहे हैं, तो प्रोटेक्टर का बेस लाइन नॉर्मल पे ही रहेगा, इसका मतलब थर्ड इज करेक्ट, फोर्थ इज इनकरेक्ट, सो ए विल बी द ऑप्शन। गॉट द पॉइंट? ठीक है, यहां पे ए ऑप्शन होगा। गॉट द पॉइंट? फर्स्ट एंड थर्ड। चारों से एंगल सेम कहां से आएगा, ये बताओ। ये लाइन तुमने बनाया, ठीक है, प्रोटेक्टर लिया, मैं प्रोटेक्टर दिखाता भी, चलो हम प्रोटेक्टर को, अगर तुम्हें 60 डिग्री बनाना है तो ये बताओ 60 डिग्री अगर मेजर करना है, या फिर ये एंगल मैंने दिया है, इस एंगल को मेजर करना है। अब ये बताओ ये जो प्रोटेक्टर है ये कैसे रखोगे, ऐसे रखोगे कि ऐसे रखोगे, बी यानी बी वाला रखोगे या ए वाला रखोगे, दैट्स इट। तो यहां पे देखो प्रोटेक्टर रखा किस पे जाता है, जहां पे आपको बेस लाइन लेनी होती है, जिसके रेस्पेक्ट में आप एंगल मेजर कर रहे हो। तो एंगल मेजर किसके रेस्पेक्ट में होता है, नॉर्मल के ना, देखो नॉर्मल के रेस्पेक्ट में मेजर होता है ना, तो प्रोटेक्टर की बेस लाइन नॉर्मल पे रखी जाएगी। इसी तरह एंगल ऑफ इमर्जेंस भी कैसे लोगे, नॉर्मल से। तो यहां पे क्या होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस भी नॉर्मल से जब लोगे तो फिर दिख रहा है, समझ में आ रहा है? अभी भी डाउट है? और क्वेश्चन भेजिए। और कोई डाउट नहीं, तुम लोग का कोई डाउट? हाँ बताओ। नहीं, गुड। देखो पीएच कितना बताया, 3.2 पॉइंट समथिंग, यस, ठीक है, 2.37 उन्होंने बताया। क्लियर। अब देखो ये जो कोका कोला या जो भी ड्रिंक हम पी रहे हैं, ऐसा नहीं है ये हार्म नहीं कर रहा है, हार्म कर रहा है। हाँ, अब वही होता है ना, जब आप पी रहे हो तो इट इज क्रिएटिंग व्हाट, मोर एसिडिक एनवायरमेंट इन योर स्टमक, इट इज हार्मिंग यू, ठीक है, ये स्टमक में। और दूसरा, खाली पेट पी रहे हो तो जाहिर सी बात है और एसिडिक हो रहा है जितना, क्योंकि देखो यहां पे अगर हम और डिटेल की बात करें तो 3 तरह के सिक्रेशंस होते हैं, ठीक है, 3 तरह के सिक्रेशंस होते हैं। अगर हम और थोड़ा हायर उस पे जाएंगे, ये जो एसिड सिक्रीट होता है, जैसे गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट जिसको हम बोलते हैं,
तो एंजाइम भी निकल रहा है, एसिड भी निकल रहा है, एक म्यूकस लेयर बनती है, म्यूकस सिक्रीट होता है, यस, वो उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो इसकी भी अपनी लिमिट है। हालांकि वो खुद जो एसिड सिक्रीट हो रहा है वो 1 to 1.5 pH तक है, और आप खुद एक हाईली एसिडिक चीज अपने पेट में डाल रहे हो, तो अमाउंट ज्यादा, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट यू। दूसरा, जब आप पी रहे हो तो अब इंटेस्टाइन में आपका जो भी कुछ होना है, मान लीजिए आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, बहुत एकदम सीधी सी बात है, आपने कोल्ड ड्रिंक पिया, ठीक है, आप खाना भी खा रहे हैं, सारी चीजें खा रहे हैं, अब इंटेस्टाइन में हमें चाहिए एल्कलाइन मीडियम, ठीक है। अब ये बताओ, बाइल सिक्रीट होगा, एल्कलाइन कर रहा है, ठीक है, जब ये खाना, ये जो काइम है, जब यहां इंटेस्टाइन में जाता है तो यहां पे बाइल का सिक्रीशन हो रहा है जो इसको एल्कलाइन कर रहा है, ठीक है, ताकि यहां के एंजाइम्स वर्क कर सके। बट आप साथ साथ कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हो, तो जितनी एल्कलिनिटी मिलनी थी वो नहीं मिल रही है, आप उसकी मेहनत को बेकार कर दे हो बार बार, और लोग इसको बहुत वो समझते हैं कि यस, ठीक है, कई जगह अब तो हम बहुत, पहले तो मींस आदमी होता है ना, अब जा रहा है, वही आपके पास ऑप्शन ही बच रहा है, आप ट्रेवल कर रहे हो, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ऐसा भी नहीं है कि यू आर गोइंग टू गेट डाई, बट इट इज हार्मिंग यू, ठीक है। तो इसकी एल्कलिनिटी, और खाली पेट में तो और ज्यादा नहीं पीना चाहिए, ठीक है। तो इसकी एल्कलिनिटी पे फर्क पड़ रहा है, एल्कलिनिटी कम, एंजाइम सही से वर्क कर ही नहीं रहे, हम समझ रहे हैं हमारा डाइजेशन प्रॉपर हो रहा है, डाइजेशन प्रॉपर हो ही नहीं रहा। आप इसीलिए देखिए जितने भी हैं इंडाइजेशन की प्रॉब्लम कितनी कॉमन हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, ठीक है। हाँ भाई, कश्यप का एक और क्वेश्चन आया, ये क्या है, लिखे हुए क्वेश्चन भेज रहे हो, चलो उम्मीद करते हैं सही निकले, क्योंकि अभी हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने क्वेश्चन दिखाया, हमारे सामने ही बैठे हुए हैं, और काफी खतरनाक क्वेश्चन था वो, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं, tan थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस सेक, अब देखो यहां पे भूल गया, अब क्या क्या भूला होगा, हाँ, तो वहां पे क्वेश्चन था तो सही से कॉपी किया भी है ना, अच्छा चलो, अब देखो यहां पे क्या बोला, tan थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर, हमें क्या निकालनी है, वैल्यू ही आएगी फाइनली, ठीक है, वैल्यू हमें मिलने वाली है। इसका मतलब यहां पे अगर 0 2 -1 1 है तो यहीं पे आइडेंटिटीज का खेल करना है और कुछ नहीं, और आपको इसके रेस्पेक्ट में कोई वैल्यू तो दी नहीं हुई है, तो इसका मतलब यहां पे आपको वही करना है कि रीअरेंज करके आपको अपनी एक फाइनल वैल्यू निकालनी है। अब 0 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, -1 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, इसका मतलब कहीं सम होगा, कहीं माइनस होगा, ये सारी चीजें, ठीक है। अब हमारे पास यहां पे क्या है, ठीक है, tan थीटा साइन थीटा, अब गौर से देखना, यहां पे है क्या, सेक थीटा कोसेक थीटा, ठीक है। चलो हम इसको चेंज करते हैं, साइन थीटा, मैं डिटेल में इसको डिस्कस करता हूं, डिटेल मतलब कि मैं शॉर्टकट नहीं मार रहा हूं, नहीं तो आप कहेंगे सर ये क्या किया, ठीक है, ये हो गया माइनस, अब देखो यहां पे सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा है का होल स्क्वायर, यानी ये आपको देने जा रहा है क्या, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा, चलो ये हो गया। अब देखो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और यहां पे क्या दिया है, कॉस थीटा, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यस और नो, इसको जब सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, देखो गौर से, देखो साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया, और जब एलसीएम कॉस थीटा ले लोगे तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा देगा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा,
ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, यहां पे क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। अब अगर सेक स्क्वायर थीटा को देखो तो ये आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। देखो इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं कॉस स्क्वायर थीटा, और कोसेक को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन, तो इसका मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यानी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा यहां पे देखो लिख सकते हैं। तो जिनका क्वेश्चन वहां से यह सभी नहीं आ रहा है, हाँ भाई ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज गोइंग टू गिव यू कैंसिल। अगर करना चाहो कर लो सोल्यूशन, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, चाय भी ठंडी होगी। क्या चीज मैंने नहीं सुना। असल में होता है ना ये जब लाइट होती है तो बस मैं अंदाजे से, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं दिखता, और ये जो हमारे साथ चलते रहते हैं लैपटॉप को ठंडा करने के लिए। एक बार फिर से बता दे, बिल्कुल बता देंगे, डाउट आ रहा है बिल्कुल। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि हमें वैल्यू निकालनी थी। नॉर्मल क्लास में बताता हूं, पता चला कोई देख रहा हो तो कहेगा इसका मतलब बताते ही नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूं कि मैं सबसे स्लो पढ़ाता हूं, लेकिन नहीं, सबसे पहले मेरा कोर्स भी कंप्लीट हो जाता अगर ऐसे देखे तो। देखिए वो तो अभी ये सब कोरोना और टर्म 2, नहीं तो अभी तक टर्म 2 लास्ट चल रहा होता, दिसंबर तक एकदम फिनिश। अब सोचो 1.5 महीना क्लासेस अफेक्टेड रही थी ना कोरोना की वजह से, वो 1.5 महीना पीछे खिसक जाओ, सिंपल। तो आज हम लोग टर्म 2 का हाफ, और फिजिक्स का सिर्फ एक ही चैप्टर है, इसलिए सबसे पहले टर्म 2 में फिजिक्स स्टार्ट करूंगा, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो फिजिक्स का टर्म 2 खत्म हो जाएगा। चलो देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि हमें वैल्यू निकालनी है। देखो जब भी वैल्यू निकालनी है, जैसे यहां पे इसकी, जैसे आज हमने सॉल्व किया था जब सैंपल पेपर में कि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2, तो वहां पे वैल्यू दी हुई थी जिसके रिस्पेक्ट में वैल्यू निकालनी थी। यहां पे हमें सिचुएशन दी गई है, एक एक्सप्रेशन दिया गया है जिसमें हमें एक वैल्यू निकालनी। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहां पे हमें एक फाइनल वैल्यू निकालनी 0 2 1 -1, और हमें मालूम है, मैंने कितनी बार कहा है कि 0 2 1 आने का मतलब 1 का मतलब क्या हो गया, या तो कोई स्क्वायर आइडेंटिटी आ रही है, ठीक है, या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आने वाला है, ठीक है। 0 का मतलब क्या हो गया, माइनस होगा, ठीक है, यही तो मतलब हो गया, क्योंकि 0 वाली कोई आइडेंटिटी तो हमने पढ़ी नहीं है, तो 0 का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो के रिजल्ट आएगा। और 2 का मतलब क्या हो गया, कोई स्क्वायर आइडेंटिटी आ रही 2 बार आएगी, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, 2। मतलब ये सब अंदाजा है जो हमने क्वेश्चंस देखे। तो यहां पे हम सबको लेके चल रहे हैं। तो मैंने कितनी बार कहा है कि हमेशा कुछ ना समझ में आए सबको साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज करो, वही किया हमने। जैसे ही इसको किया वी गेट व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा, और जब हमने इसको सॉल्व किया वी गेट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां से डायरेक्ट 1 आ गया। अब हमारे पास जब ये सिचुएशन आई तो मेरा ध्यान यहां पे भी है, नॉट 1 और -1 और 2, ये वैल्यूज पे है। तो फिर हमने देखा कि ये सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा को साइन कॉस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक ही आइडेंटिटी, मैंने कहा ना सिंपल आइडेंटिटीज, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम उधर नहीं ले गए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर, वो नहीं, वहां पे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यानी सीधा हम ले गए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा से, और जहां पे हमने देखा कि जब हम इसको ले आएंगे तो a अपॉन बी होल अपॉन सी अपॉन डी से हमारा साइन स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में आ जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में, देन कॉस कॉस कैंसिल, वी विल गेट व्हाट, 1। पॉइंट क्लियर? और फिर अभी भी कोई डाउट है? अच्छा एक और क्वेश्चन था ना तुम्हारा, ओके। शीजान ने बोला था, लेकिन पता नहीं उसने ज्वाइन किया है कि नहीं किया है।
अभी नहीं ज्वाइन किया ना। ये क्या है? अच्छा ये क्वेश्चन है, ये भी नहीं कायदे से लिख के वो कर दे। अब यहां पे इधर भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। अब कह रहा है द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स विथ जीरोस एज 6 and 4 आर। पॉलिनोमियल्स मींस जीरोस जिसके 6 and 4 हो, मतलब दो जीरोस, ठीक है, मींस वी कैन गो फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब यहां पे ये कह रहा है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ओके, और आपका जैसे अल्फा की वैल्यू क्या है 6 और बीटा की वैल्यू क्या है 4, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हमें क्या देता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या देता है, दैट इज c/a। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a क्या हो गया 6 + 4 दैट इज 10, और c/a क्या हो गया 6 × 4 दैट इज 24, दोनों तरफ 1 1 हो गया। पॉइंट समझ में आया? अरे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, पॉलिनोमियल। तो इसमें कंफ्यूजन क्या है? इनका कंफ्यूजन क्या पहले, क्योंकि अगर ये सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें कंफ्यूजन क्या है, इनको कंफ्यूजन क्या है, आंसर क्या है वो तो बात की बात है, तुमने क्या लगाया है? यहां पे यही कह रहा है कि कितने पॉलिनोमियल्स तुम बना सकते हो, या फिर कितने पॉलिनोमियल्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके जीरोस की वैल्यू 6 और 4 हो, यानी अल्फा की वैल्यू 6 और बीटा की वैल्यू 4। दो जीरोस का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, दो जीरोस का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉइंट समझ में आया? तो यहां पे जीरोस से जब पॉलिनोमियल बनाते हो तो कितने पॉलिनोमियल्स बनाते हो? ये क्वेश्चन सॉल्व किया ना, जीरो से पॉलिनोमियल बनाना। नाइन्थ क्लास, यहां पे आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपका वो नहीं है ना। हाँ, तो आप जब दो जीरोस होते हो तो यहां पे आप बनाते हो पॉलिनोमियल्स कितने, यानी दो जीरोस अल्फा प्लस बीटा -b/a और c/a। तो यहां पे b की वैल्यू क्या आ गई -10, a की वैल्यू क्या आ गई 1 और c की वैल्यू क्या आ गई 24। तो यहां पे क्या इक्वेशन बन जाएगी, x² - 10x + 24 इज इक्वल टू, कितनी इक्वेशंस बनी, सॉरी कितने पॉलिनोमियल्स बने? पॉइंट समझ में आया? पॉलिनोमियल दो बने, कहां दो पॉलिनोमियल बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बनी है तो पॉलिनोमियल इसका कितना बना? नहीं, ये क्वेश्चन बेटा कहां से लिया है आपने, आपको आंसर पता है कि हां ये है, मतलब अब समझ में आ गया? फिर से देखो,
जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल याद है ना? यहां पे कह रहा है पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं? 2। तो इसका मतलब पॉलिनोमियल क्या है? क्वाड्रेटिक। जब भी आपको जीरोस की वैल्यू निकालनी होती है तो पॉलिनोमियल को आप इक्वेट करते हो जीरो से, यानी आप क्या लिखते हो? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहां पे अल्फा की वैल्यू 6 है और बीटा की वैल्यू 4, तो ऐसे कितने पॉलिनोमियल हो गए जिनके दो जो जीरोस आएंगे वो 6 और 4 आए? तो अब यहां पे जब जीरोस से पॉलिनोमियल बनाते हैं तो यहां पे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा यहां पे हो जाएगा 6 प्लस 4 दैट इज 10 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इसको हम अपॉन 1 लिख सकते हैं। और अल्फा इंटू बीटा हो गया 24 इज इक्वल टू सी बाई ए, इसको भी हम अपॉन 1। अब देखो यहां पे भी ए की वैल्यू 1 आ रही है, यहां पे भी ए की वैल्यू 1 आ रही है, तो इसका मतलब यहां पे कोई भी अब और मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू -10 आ गई, सी की वैल्यू क्या आ गई? 24। तो अब इससे कितनी इक्वेशंस बनी आपकी? देखो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। इक्वल 0 हटा दो तो ये पॉलिनोमियल बन के रेडी हो गया। तो 2 जीरो से आपने कितने पॉलिनोमियल बनाए? ठीक है, ये क्वेश्चन कहां पे था? देखो इसी टाइप का क्वेश्चन कुछ यहां पे शायद मुझे याद आ रहा है। लेट मी सर्च। शायद इसमें है या फिर बेसिक्स में है। इसी टाइप का कुछ है शायद, मतलब मैं देख रहा था, आई एम नॉट श्योर कि कहां पे है, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है ना। अच्छा अच्छा, ओके। ये तो डिफरेंट क्वेश्चन हो गया, ऐसे ही शायद क्वेश्चन कहीं पे था। देखो मैं मोबाइल में ओपन कर लेता हूं। रुक जाओ, श्वेता भी वेट कर रही हैं अपने टर्न के लिए। यस श्वेता, बस मैं बता रहा हूं। इसमें जल्दी ओपन हो जाता है ना। शायद बेसिक्स में था, शायद बेसिक्स में था। नहीं इसमें भी नहीं था, कहीं देखा होगा फिर मैंने। बहरहाल मैंने कहीं देखा था। चलो अच्छा हुआ, जो इस रिकॉर्डिंग को देख लेगा उसको समझ में आ जाएगा। ओके, आई थिंक द डाउट इज क्लियर। तो 2 जीरो से कितने पॉलिनोमियल? अब देखो यही फायदा होता है ना डाउट आर का, बहुत सारी चीज है डाउट आर से, बहुत फायदा। आपने देखा होगा जितने भी एडटेक हैं, मींस आपके जितने भी है, डाउट्स पे बहुत फोकस करते हैं, कि वहां पे तो लाइव क्लासेस में तो आपस में बात ही हो रही होती है, कहां जाओगे, किस रेस्टोरेंट पे है। क्वेश्चन नंबर 19। बाकी जो चलता है देखो चैट बॉक्स में, यूट्यूब पे जो चलता है, आपस ही में बात चल रही है उनकी, तो मतलब ही नहीं है।
द फिलामेंट ऑफ अ लैम्प, और उसमें भी कुछ ही स्टूडेंट होते हैं जो इंटरैक्शन कर रहे होते हैं लाइव टीचर्स से, समझ रहे हो, और बाकी सब आपस में बात कि कहां क्या ये T20 में क्या हुआ। ये कह रहा था फिलामेंट ऑफ अ लैम्प इज 80 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्क्रीन। गुड, तादाद बढ़ती हुई। ओके साउथ, गुड, वेरी गुड। ठीक है, ये कह रहा है कि फिलामेंट ऑफ अ लैम्प इज 80 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्क्रीन एंड अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स एन इमेज इट ऑन ए स्क्रीन। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, और हम ये जानते हैं कि कॉन्केव लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है, वो स्क्रीन पे मिलेगी ही नहीं। तो यहां पे किसकी बात हो रही है? कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। पहला डाउट हमारा क्लियर होता है, मतलब क्वेश्चन ही डाउट। ठीक है, अब ये कह रहा है द फिलामेंट ऑफ ए लैम्प इज 80 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्क्रीन, यानी ऑब्जेक्ट है, तो वो फिलामेंट इस लैम्प से, सॉरी स्क्रीन से, द फिलामेंट ऑफ लैम्प फ्रॉम स्क्रीन एंड अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म एन इमेज इट ऑफ इट ऑन ए स्क्रीन। चलो आगे बढ़ते हैं। मैग्निफाइड 3 टाइम्स, यानी मैग्निफिकेशन यहां पे क्या दिया हुआ है? 3 टाइम्स, यानी मैग्निफिकेशन वैल्यू यहां पे 3 है, और फिलामेंट जो स्क्रीन से है वो 80 सेंटीमीटर, लेंस से नहीं, किससे? स्क्रीन से। अच्छा, ऐसे समझते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, 2f1, दिस इज f2, दिस इज 2f2। मैग्निफाइड इमेज बन रही है, स्क्रीन पे बन रही है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहीं कहां पे है? इन दोनों के बीच में। और मैग्निफाइड इमेज का मतलब क्या हो गया कि और बियॉन्ड 2f2 बन रही है। ठीक है, तो और देखो यहां पे क्या बोला? द फिलामेंट ऑफ अ लैम्प इज 80 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्क्रीन। इसका मतलब कि स्क्रीन जो रखी है वो यहां पे रखी है, जिसके ऊपर ये इमेज फॉर्म हो रही है, यहां से लेकर यहां तक ये हमारी इमेज फॉर्म हो रही है। तो 80 सेंटीमीटर, ये जो ऑब्जेक्ट है वो स्क्रीन से 80 सेंटीमीटर दूर है। पॉइंट समझ में आया? न कि लेंस से। आगे क्या बोल रहा है? मैग्निफिकेशन 3 हो गया, तो यहां पे क्या हम u माइनस 80 सेंटीमीटर ले लेते? नहीं, क्योंकि u माइनस 80 कब लेते हैं? लेंस से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। पॉइंट समझ में आ गया? दूसरा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लेंस फ्रॉम द फिलामेंट एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ये कह रहा है कि ये जो हमारा लेंस है, एक तो इसका फोकल लेंथ निकालो, ठीक है, फोकल लेंथ निकालो। दूसरा क्या बोल रहा है? डिस्टेंस ऑफ द लेंस फ्रॉम द फिलामेंट, यानी ये जो फिलामेंट है यहां से इसकी क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। ये कैसी डिस्टेंस होगी? यो होगी। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर, सिचुएशन क्लियर। तो 80 सेंटीमीटर यू नहीं है, 80 सेंटीमीटर स्क्रीन से डिस्टेंस है। ठीक है, अब यहां पे अगर हम एक देखा जाए तो सिर्फ एक रिलेशन दिया हुआ है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी ही नहीं हुई है। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है, अब ये बताओ, इमेज 2f2 के पीछे बन रहा है, कितना आगे बन रहा है? दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है ना, दिया ही नहीं है। सिर्फ ये कहा है कि ये फिलामेंट से स्क्रीन की डिस्टेंस क्या है? 80 सेंटीमीटर। तो ये कितना है, ये कितना है, इसके आगे ये कितना जा रहा है? यू डोंट नो, बट देयर इज अ रिलेशन। एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? देखो, ये जो आपका u है, ठीक है, और ये जो मैग्निफिकेशन है, ओके, यहां पे ये रिलेशन, क्योंकि लेंस में क्या होता है? मैग्निफिकेशन इज hi बाई ho, या फिर मैग्निफिकेशन इज v बाई u। दैट मीन्स 3 इज v अपॉन u, दैट मीन्स v इज 3 टाइम्स ऑफ u। यानी ये जो इमेज यहां पे बन रही है, ये जो इमेज होगी, ठीक है, वो u से क्या होगी? 3 गुना, एक तो मैग्निफिकेशन है 3 गुना बड़ी होगी, और 3 गुना दूर भी होगी। यानी ये जो लेंस से स्क्रीन है वो क्या होगी? 3 गुना दूर होगी। पॉइंट समझ में आया? तो यहां से क्या पता चल रहा है कि लेंस से ऑब्जेक्ट और लेंस से स्क्रीन, यानी ये जो लेंस से स्क्रीन है ये कितना दूर होगी? 3 गुना दूर होगी। यही तो रिलेशन यहां से समझ में आ रहा है। अब देखो नीचे गौर से देखो, ऑब्जेक्ट यानी फिलामेंट से लेके स्क्रीन तक की डिस्टेंस क्या है?
तो इसका मतलब u प्लस v 80 के बराबर है। पॉइंट समझ में आया? पॉइंट समझ में आया? वेरी गुड क्वेश्चन। श्वेता, सऊद, देखो यहां पे क्या बोल रहा है बेटा, ये कह रहा है कि स्क्रीन से फिलामेंट की डिस्टेंस, फिलामेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो फिलामेंट से लेकर स्क्रीन तक की डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर है, ये हमने देखा, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इमेज क्यों ये डायग्राम बना पाए, क्योंकि ये कह रहा है कि मैग्निफिकेशन इज 3 टाइम्स। तो मैग्निफाइड इमेज कब बनती है? मैग्निफाइड इमेज तब बनती है, और वो भी इन्वर्टेड, ठीक है, कब? सॉरी, दूसरा क्या था? स्क्रीन पे इमेज बनना। स्क्रीन पे इमेज बनने का मतलब इमेज रियल है। अगर ये कहता है स्क्रीन पे नहीं बन रही है, तो वो मैग्निफाइड इमेज वर्चुअल भी हो सकते थे। वो हम किससे डिसाइड करते? मैग्निफिकेशन से डिसाइड करते। पॉइंट समझ में आया? अब देखो यहां पे अगर रियल इमेज है, एक अच्छा हुआ आपने दोबारा पूछ लिया, मैंने m इक्वल टू 3 रखा था, हालांकि यहां पे रिलेशन हमें चाहिए, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में पुट करना पड़ेगा तो मैग्निफिकेशन हमें -3 रखना पड़ेगा, क्योंकि इमेज कैसी है? रियल, ठीक है। तो यहां पे लेंस से इमेज और लेंस से ऑब्जेक्ट, ये हमारा समझ में आ गया कि यहां पे इमेज जो है बियॉन्ड 2f2 बनेगा। अब हमें रिलेशन चाहिए, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक वैल्यू दी हुई है 80 सेंटीमीटर, ठीक है, 80 सेंटीमीटर, और हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस ऑफ द लेंस फ्रॉम द फिलामेंट, यानी कि हमें u निकालना है, ठीक है। तो अब यहां पे जब हमने ये चीज बनाई तो हमें u और v का रिलेशन चाहिए, तो यहां से मिल गया हमें, क्योंकि लेंस में क्या हम यूज करते हैं? मैग्निफिकेशन इज v/u, ठीक है। दैट मींस कि जो v है, जो इमेज बन रही है वो लेंस से, वो ऑब्जेक्ट से 3 गुना दूर बन रही है, ठीक है। और यहां पे हम क्या लेंगे? -3, जिससे हमें क्या मिलेगा? v इज इक्वल टू -3u। मैं इसको गलत कहता हूं, v इज इक्वल टू -3u। माइनस होने का मतलब क्या हो गया? अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इसका मतलब इमेज ऐसे जा रही है, और v इज इक्वल टू 3u का मतलब क्या हो गया? जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बन रही है। तो इसलिए टेक्निकली ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो यहां से ये पता चला कि 3 गुना दूर बन रही है, तो इसका मतलब ये जो u है और ये जो v है, इन दोनों को जब आप सम करोगे वो 80 के बराबर होगा। यस और नो? अब श्वेता समझ में आया? ठीक है। अब यहां पे हमें क्या चाहिए? u चाहिए ना, और u किस में आना चाहिए? निगेटिव आना चाहिए। तो देखो u की वैल्यू जब हम रखेंगे हियर, क्योंकि हमें u चाहिए, ठीक है, तो u जब हम रखेंगे कितना आ जाएगा? सी दिस, दैट विल बी v बाय, सॉरी मैं इसको ऊपर करता हूं, ठीक है, ये हो जाएगा -v/3 प्लस v इज इक्वल टू 80। दैट मीन्स -v प्लस 3v इज इक्वल टू 240। दैट इज गोइंग टू गिव यू, अच्छा u निकालना था ना, सॉरी मैं u के रेस्पेक्ट में करता हूं। u हो गया, v की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3u इज इक्वल टू 80। तो ये हो जाएगा -2u इज इक्वल टू 80। u की वैल्यू क्या हो जाएगी? -40 सेंटीमीटर। u निगेटिव में आने का मतलब वी आर गोइंग करेक्ट। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट यानी कि जो फिलामेंट है वो लेंस से कितनी दूर रखा है? दैट इज -40। माइनस क्यों? क्योंकि ऑपोजिट, ठीक है। अब खुद देख लो, -40 सेंटीमीटर यहां पे क्या आ गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया, ठीक है। इसका आंसर क्या है?
अच्छा, अब देखो यहां पे आपके दिमाग में आ रहा होगा ये 40 है, तो ये तो का 3 गुना होगा। पॉइंट को समझो, अभी हमने बोला कि ये v तो 3 गुना होगा ना, मतलब 120 होना चाहिए ये तो, लेकिन यहां पे डिस्टेंस तो 80 सेंटीमीटर दिख रही है। नहीं, व्हाट इज दैट 20 और 15? ओके, ठीक 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 ठीक। अब देखो यहां पे जैसे मैंने कहा कि यहां से रिलेशन क्या आ रहा है, -3u, यानी जो इमेज है, जो ये इमेज है वो 3 गुना दूर बन रही है। लेकिन यहां पे ये कह रहा है कि जो फिलामेंट है, ये जो फिलामेंट है, ठीक है, वो 80 सेंटीमीटर स्क्रीन से दूर है, 80 सेंटीमीटर स्क्रीन से, 80 सेंटीमीटर स्क्रीन से दूर है। तो 60 आना चाहिए और ये 20 आना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड। ठीक है, v इज इक्वल टू -3u, हाँ हाँ हाँ, ओके, u प्लस वी 80 हो जाएगा। अब देखो ये जो u है, u विल बी टेकन एज व्हाट, निगेटिव ना, और v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यस, वही मैंने कहा कोई टेक्निकल एरर है। यस, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब समझ में आया? अब देखो इसका 3 गुना करोगे 60 हो जाएगा, और 60 प्लस 20 क्या हो जाएगा? 80। तो यहां पे ये टेक्निकल फॉल्ट, हालांकि u प्लस वी जब हम करेंगे तो वो 80 आएगा न्यूमेरिकली, बट अगर हम सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी कन्वेंशनली 2। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? क्योंकि यहां पे देखो u निगेटिव मेजर किया जाता है ना, और v क्या किया जाता है? पॉजिटिव मेजर। पॉइंट समझ में आया? तो इस वजह से ये u क्या आ जाएगा? निगेटिव, तो दैट विल गिव यू 20 सेंटीमीटर। गॉट द पॉइंट? मैग्निफिकेशन क्यों निगेटिव लिया है? आप देखो यहां पे रियल इमेज बन रही है, रियल इमेज, तो रियल इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होता है? निगेटिव होता है ना। ऐसे देखो, रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन होगा HI/HO, हाइट ऑफ द इमेज, इमेज उल्टी बन रही है तो ये निगेटिव लोगे, ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव लोगे तो इन दोनों का ओवरऑल निगेटिव आएगा। और वैसे भी रियल इमेज का मैग्निफिकेशन निगेटिव हम लेंगे बाय दिस रिलेशन। ठीक है, तो u की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? -20, मतलब 20 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ निकालना है, फोकल लेंथ के लिए हमें v चाहिए, तो v हमारा कितना आ जाएगा? 60। अगर आप इससे कैलकुलेट करोगे तो देखो u की वैल्यू कितनी ली है? -20, तो -20 प्लस v इज इक्वल टू 80। तो देखो v क्या आ गया? 80। अच्छा यहां पे, अच्छा हाँ, सॉरी, ये -20 होगा ना, तो ये आ जाएगा 20, ये हो जाएगा 80, तो v आ जाएगा 80 -20, दैट इज 60 सेंटीमीटर। तो देखो v कितना आ गया? प्लस आ गया। ये देखो यहां पे u निगेटिव होगा ना, तो निगेटिव ऑफ u,
ठीक है, तो अब आपके पास v की वैल्यू आ गई, u की वैल्यू आ गई, फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ, हम्म, ये कह रहा है कि HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। ट्रू, क्योंकि एसिड और बेस को एक्शन होने के लिए वाटर इज रिक्वायर्ड, तो वेट जब होगा ब्लू लिटमस पेपर तभी। दूसरा ये भी हम चेक कर लें, कंफ्यूज भी कर सकता है, तो एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करता है, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर यहां पे लिखना सही है। और यह भी सही है कि HCl गैस नहीं कर सकती। ठीक है, अगर HCl गैस है तो लिटमस पेपर को मॉइस्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट रीजन क्या दिया हुआ है? HCl गैस dissolves gas in H2O present in wet litmus paper to form HCl gas dissolve in H2O present in wet litmus paper to form H plus ions। हाँ ठीक है, H प्लस साइन बनाता है, ये भी ट्रू है भाई। जब HCl की फ्यूम्स निकलेगी तो जब वो वाटर से इंटरैक्ट करेगा तो दैट विल ब्रेक अप इनटू, ये भी ट्रू है। ठीक है, बट दिस इज नॉट द रीजन फॉर दिस ना। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन जो स्टेटमेंट यहां पे दिया हुआ है कि HCl गैस ब्लू लिटमस पेपर अगर ड्राई होगा तो वो कलर चेंज नहीं करेगा। ट्रू। रीजन क्या दिया हुआ है कि HCl गैस, अगर यहां पे ये लिखा होता कि HCl गैस गिव्स आयंस H प्लस आयन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वेट लिटमस पेपर और वाटर, तब हम कह सकते थे बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन, जो रीजन है वो असर्शन के अकॉर्डिंग है। लेकिन यहां पे बेटे ये कहां क्वेश्चन था, क्योंकि स्टेटमेंट पहले ही गलत हो रहा है। HCl गैस डिसॉल्व गैस इन H2O प्रेजेंट। अब यहां पे तो दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग पूछे, मैं अगर थोड़ा सा इसको ग्रामेटिकली करेक्ट भी कर दूं तो यहां पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि HCl गैस वाटर में डिसॉल्व होती है, तभी वेट लिटमस पेपर से वो H प्लस आयन को बनाती है। HCl gas dissolve gas in H2O present in wet litmus paper to form H plus ion। तो यहां पे ये हम कह सकते हैं कि बोथ, यानी कि ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और ये नहीं पता है, एकदम सिंपल है, लेकिन यहां पे दो मतलब निकल रहे हैं ना अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। लेकिन अगर यहां पे ये सिर्फ देखा जाए कि HCl गैस जो है वो ड्राई लिटमस पेपर पे कलर को चेंज नहीं करती। ठीक है, तो रीजन क्या होना चाहिए? क्योंकि वो वाटर में ही H प्लस आयन को बनाता है, ये रीजन होना चाहिए। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है? HCl गैस डिसॉल्व इन वाटर प्रेजेंट इन वेट लिटमस पेपर टू फॉर्म H प्लस आयन। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन यहां पे ये जो थोड़ा बहुत है इसको मैं इग्नोर करूं तो यहां पे ये रीजन असर्शन के अकॉर्डिंग है। तो वहां पे आंसर क्या दिया हुआ था आपकी गाइड में? यस श्वेता, आर्टिफिशियल किडनी देखो ह्यूमन में से एक मिनट पहले इनको मैं देखूं। वही तो डायलिसिस करती है। अब आर्टिफिशियल किडनी का मतलब ये नहीं है कि वो पूरा यूं बनाया जाए, वो एकदम चैम्बर एक होता है
मशीन टाइप की होती है। यस श्वेता, व्हाट हैपेंड? व्हाट इज द आंसर देयर? आंसर नहीं मिल रहा। बहरहाल अगर मेरे अकॉर्डिंग पूछे तो यही है, क्योंकि यहां पे देखो HCl गैस डिसॉल्व गैस इन वाटर प्रेजेंट इन वेट लिटमस पेपर टू फॉर्म H+ आयन। ठीक है, ये तब भी स्टेटमेंट अगर ये होता है कि HCl गैस वेट लिटमस पेपर को चेंज कर देती है, यानी ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देती है। क्यों? क्योंकि HCl गैस जब वाटर में डिसॉल्व होती है तो H+ आयन को रिलीज करती है। तो ये असर्शन के अकॉर्डिंग रीजन होता। लेकिन अगर यहां पे ये बोल रहा है कि HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, और फिर यहां पे थोड़ा सा इनडायरेक्ट स्टेटमेंट भी है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि बोथ आर ट्रू एंड द रीजन इज अकॉर्डिंग टू दैट इज द असर्शन। ठीक है, यस सऊद का क्वेश्चन लेते हैं। सऊद ने शायद उस पे भेजा है। सऊद बेटा आप उस पे टेलीग्राम पे भेज दो, व्हाट्सएप नहीं ओपन हो रहा है, टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दो उसको। आंसर ए है, हाँ वही कि ए मतलब असर्शन रीजन जो है वो ट्रू है और रीजन असर्शन के अकॉर्डिंग है। Question number 21. If the bisector of an angle of a triangle bisects the opposite side, then the triangle is. अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल है और इस एंगल का, मान लो ये एंगल है, इसका बाइसेक्टर इस साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये तो एंगल 1 है, ये भी एंगल 1 है, ये तो बाइसेक्ट हो ही रहा है, और इसका जो बाइसेक्टर है वो इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, देन द ट्राइंगल इज स्केलिन तो होगा नहीं। ठीक है, अब यहां पे बोल रहा है इक्विलेटरल आइसोसेलेस राइट एंगल। अब यहां पे अगर आप तुम बात करो तो यहां पे ये बाइसेक्ट कर रहा है और यहां पे ये एंगल भी इक्वल है। ठीक है, राइट एंगल भी नहीं होगा, बाइसेक्ट्स द ऑपोजिट साइड। तो अगर हम ये देखें कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, ये साइड ये कॉमन और ये बाइसेक्ट होगी, तो यहां पे भी एंगल 1 एंगल 2 इक्वल होगा। और अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है, और यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मान लो इन दो ट्राइंगल्स को देखो, ये साइड इसके बराबर, ये कॉमन, ठीक है, और यहां पे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये साइड इसके बाइसेक्ट करेगी, यानी कि ये साइड इसके इक्वल होगी, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, यहां भी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। तो ऐसे कैसे बताए, वो तो इक्विलेटरल भी हो सकता है, आइसोसेलेस भी। वही मैंने कहा ना। अब देखो यहां पे अगर वो कॉन्सेप्ट लगाएं जैसे स्क्वायर और रोम्बस, तो सारे स्क्वायर रोम्बस भी होते हैं, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी स्क्वायर में मिलती है, चारों साइड इक्वल, लेकिन हर रोम्बस स्क्वायर नहीं होता। अगर उस ऑप्शन से देखें तो इक्विलेटरल है और आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस बोलने के लिए आपको क्या चाहिए, एनी टू साइड्स इक्वल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो दो साइड इक्वल होती है, इसीलिए इक्विलेटरल, वही मैंने कहा उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो यहां पर आइसोसेलेस ऑप्शन होगा।
पॉइंट समझ में आया? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल भी क्या होता है? आइसोसेलेस होता है, लेकिन आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता। पॉइंट समझ में आया? अब पॉइंट समझ में आ गया? हाँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो द आइसोसेलेस विल बी द आंसर। चलिए अब साउथ का लेते हैं क्वेश्चन। नो क्लास नॉट एंडेड साउथ। असल में मैंने लिमिट लगा दी थी वो 1 आवर की। अब देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं, ए बी सी इज अ ट्राइंगल एंड पी क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन। ये एक ट्राइंगल है, पी क्यू क्या है? स्ट्रेट लाइन। मीटिंग ए बी इन पी एंड ए सी इन क्यू। इफ ए पी इज 1, बी पी इज 3, ए क्यू इज 1.5 दिस। अब देखो इसका रेशियो क्या आ गया? 1/3। इन दोनों का रेशियो भी आ रहा है 1/3। इसका मतलब पी क्यू और बी सी पैरेलल लाइन है, ठीक है। देन प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू इज 1/16 द एरिया। अब देखो बेटा ये प्रूव दैट वाले जितने भी है ना, इस पे ध्यान दो। यहां पे जो ये कह रहा है ट्राइंगल ए पी क्यू इज 1/16 द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, तो आप इस रिजल्ट को ध्यान में रख लो बस, जैसे मैंने कहा। क्योंकि देखो यहां पे ये वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल क्या होगा? यहां पे ये वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर होगा। ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी होगा। ठीक है, चलो अब यहां पे अगर आप कहते भी चलो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? देखो क्या हो जाएगा? ए पी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, यही होगा। अब देखो ए पी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 + 3 दैट इज 4 का स्क्वायर, दैट इज 1/16। तो देखो इसी पे बेस्ड कल ही हमने किया है सैंपल प्रॉब्लम में। हाँ, तो देखो कैसे इस क्वेश्चन को उसने पूछा, सैंपल प्रॉब्लम में भी हमने किया इसी चीज को। तो देखो जो रिजल्ट था यही तो ना, जो रिजल्ट था इसी पे बेस्ड इसी तरीके से क्वेश्चन किया गया। पॉइंट समझ में आया? वहां पे कह रहा था साइड्स का रेशियो क्या होगा। हाँ हाँ, वो सारी चीजें। पॉइंट समझ में आ गया सऊद? हाँ अपने सामने अपने करेंगे सर। ऐसा देखते हैं पूछने मन नहीं करता सर। अब वही चीज है कि हालांकि इस पे कुछ होना चाहिए। अगर कि जैसे अभी क्वेश्चन हम लोगों ने आइसोसेलेस और वो वाला किया, ठीक है। अब मैं था कि भाई अगर देखा जाए तो मोर एप्रोप्रिएट आंसर यहां पे क्या होना चाहिए? इक्विलेटरल होना चाहिए, लेकिन इक्विलेटरल भी आइसोसेलेस कहलाता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आइसोसेलेस होना चाहिए। ओके, ठीक ठीक ठीक, देख रहा हूं। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, मेरे कहने का मकसद ये है कि दिस वन, जो रिजल्ट है ना, जो प्रूव दैट कह रहा है, उसका जो रिजल्ट है वो चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी नहीं समझ में आया तो डाउट आवर्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। मेरी स्क्रीन सही दिख रही है? यहां क्या हो गया? ओके, कौन सा क्वेश्चन? 14। देखो यहां बोल रहा है इन अ ट्राइंगल द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स टू द बेस बाइसेक्ट्स द बेस, द ट्राइंगल इज। वही चीज हो गई। देखो यहां पे एक तो राइट एंगल, ऑब्ट्यूस और स्केलिन तो हो गई नहीं, ये तो बहुत सिंपल है, यहां पे कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, आइसोसेलेस होगा। क्योंकि कह रहा है कि वर्टेक्स से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो ये आइसोसेलेस में ही पॉसिबल है। क्योंकि देखो यहां पे हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो जाएगा, और ये आपका साइड हो गया, और राइट एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहां पे परपेंडिकुलर बोल रहा है
तो RHS से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली बेस जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है, यहां पे कोई डाउट ही नहीं है। ओके कश्यप, ठीक है। ओके साउथ हैज गॉट द क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का बेटा क्वेश्चन है। वही चीज, अब देखो यहां पे बोल रहा है अ लैंप इज 3.3 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी इसकी जो हाइट है वो क्या है 3.3 मीटर। अ बॉय 110 सेंटीमीटर टॉल, तो बॉय की हाइट यहां पे क्या है सेंटीमीटर में, तो ऑब्वियसली 110 सेंटीमीटर मतलब 1.1 मीटर ये हाइट है, और ये लैम्प की हाइट है, ठीक है। वॉक्स अवे फ्रॉम द बेस ऑफ दिस लैम्प एट द स्पीड ऑफ 0.8 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ बॉय आफ्टर 4 सेकेंड, यानी जब वो लैम्प से दूर जा रहा है तो कह रहे 4 सेकेंड के बाद इस बॉय की जो शैडो है उसकी लेंथ निकालिए, मतलब हमें क्या निकालना है PM, X निकालना है, क्लियर। अब बॉय जो है लैम्प से 4 सेकेंड में कितना दूर गया, तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, दैट इज 3.2 मीटर्स, यानी A से लेकर P तक 4 सेकेंड में बॉय कितना गया 3.2 मीटर लैम्प से दूर गया, यानी ये 3.2 मीटर यहां से लेकर यहां तक है, क्लियर। हमें अब X की वैल्यू निकालनी है, तो अभी हमने देखा कि यहां पे जब ये बॉय और ये लैंप है ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे क्योंकि दोनों सीधे खड़े होंगे, तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है ये बड़े ट्राइंगल के क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल हो गया, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से, ठीक है। अब यहां पे अगर हम इन एंगल्स को कंसीडर करें तो ये दोनों सिमिलर हो गए, तो सिमिलर की वजह से अब साइड्स का रेशियो लेना पॉसिबल है, क्या PM अपॉन AM विल बी इक्वल टू PQ अपॉन AB, तो PM X हो गया, AM क्या हो जाएगा 3.2 प्लस X, PQ क्या हो जाएगा 1.1 और AB क्या हो जाएगा 3.3। अब देखो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे यू विल गेट 1/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3.2 प्लस x, यू विल गेट 2x, यस। तो यहां पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.6 मीटर, यानी शैडो की लेंथ उसकी आएगी 1.6 मीटर। क्या चीज AB, सॉरी, हाँ थैंक यू, AB। साउथ समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सॉल्व कीजिए ट्राइंगल्स में, और जो प्रूफ वाले हैं ना, जैसे मैंने कहा हुआ है कि वो जो प्रूफ है जो उसका रिजल्ट है वो आपको ध्यान में रखना है कि रिपीट अगेन। चलिए मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, नहीं जो बिल्कुल मतलब जाना चाहे बिल्कुल जा सकते, कहां नहीं जाओ, डाउट सेशन हो गया, जो जाना चाहता है बिल्कुल जा सकता है, ठीक है। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, लैंप जो है वो 3.3 मीटर अबव है, ठीक है। अब ठीक है, और यहां पे बॉय की हाइट 1.1 मीटर है, क्लियर। ये कह रहा है कि बॉय जो है वो 4 सेकेंड में इस स्पीड से चल रहा है, तो 4 सेकेंड में जब वो लैंप से दूर जाएगा उसके बाद जो उसकी शैडो होगी, तो शैडो तो ये बन रही है ना, शैडो हमेशा अपोजिट साइड बनेगी, तो उसकी जो शैडो है उसकी लेंथ क्या होगी, मतलब ये निकालना है आपको X। अब 4 सेकेंड में वो लैंप से कितनी दूर आया, तो ये हो जाएगा 4, यानी टाइम इंटू स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, तो आप स्पीड को मल्टीप्लाई कर दो टाइम से। यस यस कश्यप जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। तो 3.2 मीटर्स मींस ये जो लैंप से बॉय की दूरी है वो क्या है, वो 3.2 मीटर्स है, तो ये कह रहा है शैडो की लेंथ निकालो। अब देखो यहां पे आपको सिमिलैरिटी मिल रही, ये वाला ट्राइंगल जो होगा वो बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा, यस और नो।
यस श्वेता, यस यू मे गो। अब यहां पे जब ये सिमिलर होगा तो देखो, जो छोटा वाला ट्राइंगल होगा वो जो साइड होगी उसके करस्पॉन्डिंग बड़े वाले साइड का रेशियो आप लोगे, यही तो लेते हैं जब सिमिलर ट्राइंगल होता है। तो इसका मतलब ये जो पीएम है, पीएम अपॉन एएम होगा, विल बी इक्वल टू पी क्यू अपॉन ए बी, मतलब 1.1 अपॉन 3.3। यहां पॉइंट समझ में आया? देखो ये बड़ा ट्राइंगल है और ये छोटा वाला ट्राइंगल है, ये x हो गया, ये 3.2 प्लस x हो गया, यहां पे ये 1.1 है और ये है 3.3। तो सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का ही तो रेशियो लेते हैं और वो इक्वल होगा। तो अब यहां से ये जब इसको डिवाइड करोगे ये 1/3 हो जाएगा। अब ये हो गया 3x इज इक्वल टू 3.2 प्लस x इधर जाएगा तो ये 2x हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1.6 आ जाएगा, यानी शैडो उसकी 1.6 मीटर दूर बनेगी। पॉइंट क्लियर कि अभी भी डाउट है? और कोई क्वेश्चन है? ओके तो चलिए, आज डीसीडीएच बहुत अच्छे से रन किया, मतलब कुछ वैल्यू निकली है। चलो फिर, ओके देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।